नमस्कार। मैं डॉक्टर पल्लवी प्रकाश एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय में हिंदी की सहायक प्राध्यापक हूँ। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर व्याख्यान श्रृंखला जो चलाई जा रही है उसमें एक वक्ता के तौर पर अपनी बात रखने का मुझे अवसर देने के लिए मैं संयोजक डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र तथा महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी इन दोनों की हार्दिक आभारी हूँ। आज मैं स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी सिनेमा का क्या योगदान रहा है इस विषय पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है हिंदी सिनेमा के लिए और वो कही है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष को एक करने वाली दो ही शक्तियाँ हैं, एक गांधी और दूसरी फिल्में। दिलचस्प बात यह है कि खुद गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने खुद फिल्मों में कभी रुचि नहीं दिखाई। सिर्फ पूरे जीवन में उन्होंने एकमात्र फिल्म देखी थी राम राज्य। लेकिन हाँ, गांधी का जो एक प्रभाव रहा है पूरे भारतीय समाज पर, जो आज भी है, जो शायद कभी ख़त्म नहीं होगा, उस प्रभाव को हम बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से, काफ़ी हद तक उसी तरह से हिंदी फिल्मों का भी हमारे समाज पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। या समाज में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से साहित्य उसे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक उसी तरह से हिंदी फिल्में भी समाज में आ रहे सभी तरह के बदलावों को, परिवर्तन को रेखांकित करती हैं। और स्वाधीनता आंदोलन में हमारे फिल्म उद्योग का या हिंदी फिल्मों का क्या उनकी भूमिका रही, इसी को जानने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदी सिनेमा की जो हम सबसे बड़ी विशेषता जो देखते हैं वो यह है कि इसका उद्भव और इसका जो विकास है वो जिस समय में हुआ, वो जिस दौर में हुआ, वो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का सबसे सक्रिय, सबसे मुखर दौर था। यानी कि सन 1931 से लेकर सन 1947 तक का जो समय है, जो दौर रहा है, उसमें यह आंदोलन भी, स्वाधीनता आंदोलन भी अपने पिक पर था, चरम पर था। और हिंदी फिल्मों का जो विकास है वो भी बड़ा तीव्रतर हुआ इस समय, इस टाइम पीरियड में। तो चूँकि स्वाधीनता आंदोलन से ये जाहिर तौर पे ये होना ही था कि अगर स्वाधीनता आंदोलन के पैरेलल हिंदी फिल्मों का विकास क्रम भी चल रहा है, तो स्वाधीनता आंदोलन के जो भी उद्देश्य थे, जो आदर्श थे, उनसे भी हिंदी फिल्मों का प्रभावित होना स्वाभाविक था, लाजमी था। तो यही कारण है कि इस दौर की फिल्मों को अगर हम देखते हैं तो उनमें राष्ट्रभक्ति, सामाजिक सुधार, प्रजातंत्र की एडवोकेसी या वकालत तथा स्वतंत्रता प्राप्ति की जो इच्छा है उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त किया गया है। इसके साथ साथ समाज में जो भी कुरीतियाँ व्याप्त थीं, जैसे कि धार्मिक सामाजिक जो भी कुरीतियाँ थीं, जैसे जाति प्रथा, छुआछूत, इनके विरुद्ध जो सुधारवादी स्वर था, और अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, समाज में स्त्रियों की जो दोयम स्थिति, वर्ग वैषम्य, किसानों की समस्याएं और हिंदू मुस्लिम एकता,
इन सभी विषयों को इस दौर की जो फिल्में हैं, स्वाधीनता पूर्व की जो फिल्में हैं, उसमें बड़ी शिद्दत से उभारा गया या प्रस्तुत किया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और पूरे देश में, जैसा कि हम जानते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के लक्ष्य के साथ साथ पैरेलल सामाजिक सुधार आंदोलनों की भी एक धारा बह रही थी। और ये जो धारा थी या ये जो प्रक्रिया थी वो महाराष्ट्र और बंगाल में 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुई। और इस सुधारवादी प्रक्रिया में जिन मूल्यों को प्रमुखता दी गई वो थे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और राष्ट्रीयता की भावनाएं। स्वतंत्रता आंदोलन, गांधीवादी विचारधारा और समाज में चल रहे जो भी सुधारवादी आंदोलन थे वे एक तरह से कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे थे, उत्प्रेरक की तरह काम कर रहे थे हिंदी फिल्मों की गति को बनाए रखने में या उनके विकास क्रम में। ये उसी तरह से काम कर रहे थे जिस तरह से किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की जो भूमिका होती है, इन सुधार आंदोलनों की जो भूमिका थी वो हिंदी फिल्मों के लिए लगभग वैसी ही थी। और उस समय के जो सभी प्रमुख फिल्म निर्माता थे उन सभी का उद्देश्य यह होता था कि इस तरह की थीम उठाई जाए जिससे राष्ट्रीयता की भावना को बल मिले, स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन को जिससे गति मिले और जनता के बीच स्वराज्य के लक्ष्य के लिए एक उद्देश्य, एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए। तो यही कारण है कि 1923 में कोहिनूर कंपनी जो है उसके मालिक द्वारका दास नागमल संपत ने भक्त विदुर फिल्म बनाई जिसमें विदुर के माध्यम से एक तरह से वो महात्मा गांधी को सामने लेकर आए और जो भूमिका उन्होंने निभाई विदुर की, उसके जो हाव भाव थे वो काफ़ी कुछ गांधी की तरह थे। तो ये स्वाभाविक था, चूँकि नाम चाहे भक्त विदुर हो लेकिन अंग्रेजी शासन को पता था कि ये जो फिल्म है ये विदुर के माध्यम से गांधी की बात कर रही है। तो इसीलिए इस फिल्म को 1918 के अंतर्गत जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट आया था उसके तहत इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन लगा दिया गया कि कहीं सरकार को डर था कि कहीं गांधी के प्रतीक के रूप में जो विदुर को एक तरह से गांधी का प्रतीक बनाया गया है, उस फिल्म को देखने के बाद से जो भारतीयों की जो राष्ट्रीयता की भावना है वो और भड़के नहीं। तो ये प्रयास था सरकार का जिसके लिए उन्होंने इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया। फिर 1926 में एक फिल्म आई वंदे मातरम आश्रम और इस फिल्म के निर्माता थे भालजी राव पेंधरकर। उन्होंने फिल्म में शिक्षा पद्धति में परिवर्तन का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या क्या खामियां हैं और उन खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये फिल्म ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा कि ये उसके ऊपर एक तरह का एलिगेशन लगाया जा रहा है, आक्षेप लगाया जा रहा है कि वो शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर कर रही है। तो इसलिए इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने दिया गया।
इस दौर में यानी स्वतंत्रता पूर्व का जो समय था और ख़ासकर 31 से लेकर 47 तक का जो दौर था, 30 से 47 तक का, उस दौर के निर्माताओं को, फिल्म निर्माताओं को ये चिंता ज़रूर रहती थी कि किस तरह से जनता के सामने वो अपनी ऐसी फिल्मों में कैसे संदेश को लेकर जाएं जिससे राष्ट्रीयता की भावना को और राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिले। तो वो बराबर प्रयास करते रहते थे, चाहे सरकार कितनी भी बंदिशें लगाए, लेकिन उनका प्रयास ये होता था कि वो अपनी बात को सामने रख सकें, कभी प्रत्यक्ष रूप से तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये इसका उदाहरण है आज़ादी, जन्मभूमि और वहाँ, ये जो फिल्में थीं उस दौर में, उनमें देशभक्ति की जो भावना है वो प्रदर्शित हुई। और जन्मभूमि फिल्म बॉम्बे टॉकीज़ की थी, बॉम्बे टॉकीज़ की, और प्रभात की फिल्म थी वहाँ। तो इन दोनों फिल्मों में ही हम अगर देखें तो गुलामी, दास्ता या शोषण के विरुद्ध जनता का जो प्रतिरोध है, जनता की जो आवाज़ उठती है, उसको ही प्रतिध्वनित करने का प्रयास किया गया था कि किस तरह से शोषण के तंत्र को, गुलामी के तंत्र को उखाड़ फेंकना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और थी कि इन दोनों फिल्मों में भी, हालांकि गुलामी और दास्ता की जंजीरों को तोड़ने की बात की गई थी, इसके बावजूद ये फिल्में भी देश में जो स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था उसके प्रति जनता का जो उत्साह था, जनता का जो रुख था, उसे पूर्ण रूपेण वो उस उत्साह को अभिव्यक्त नहीं कर पाई। ये उनकी सीमा थी। शायद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, फिल्म निर्माताओं के दिमाग में ये बात रहती होगी कि इतना भी वोकल नहीं होना है, इतना भी खुलकर नहीं बोलना है सरकार के खिलाफ कि फिल्मों के प्रतिबंधित होने की नौबत आ जाए। हालांकि इसके बावजूद भी फिल्में प्रतिबंधित होती रहती थी और कुछ फिल्में बीच का रास्ता भी निकाल लेती थी, कभी शीर्षक बदल कर, कभी कुछ सीन काट कर, इस तरह से भी प्रयास होते रहे थे। तो अगर इन दोनों फिल्मों में इस तरह से जनता के उत्साह को अभिव्यक्ति नहीं मिल पाई पूर्ण रूपेण, तो इसका कारण कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड की जो कैंची है उसे हम मान सकते हैं कि वो सेंसर बोर्ड का जो एक डर होता है, उस डर के कारण ही इन फिल्मों में उतने यथार्थ रूप में उस उत्साह को प्रदर्शित नहीं किया गया। फिल्म निर्माता जो है, सामाजिक जो सुधार आंदोलन है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कि स्वाधीनता आंदोलन के पैरेलल ही चल रहे थे, और चूँकि राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति ही सफिशिएंट नहीं थी, राष्ट्र निर्माताओं को ये चिंता ज़रूर थी कि स्वाधीनता मिलने के बाद भी, स्वतंत्रता के बाद, प्राप्ति के बाद भी देश में जो अंदरूनी खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो कुरीतियां हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो असमानताएं हैं, जो मुद्दे हैं, अगर उन्हें दूर नहीं किया गया, उनका समाधान नहीं किया गया, तो अंग्रेज़ों की गुलामी से तो हम छूट जाएंगे, लेकिन देश फिर भी एक तरह की आंतरिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहेगा। तो ये जो सुधारवादी आंदोलन थे, इनको भी तत्कालीन फिल्म निर्माता उसे भी बड़ी गंभीरता से ले रहे थे, और उनके प्रयास थे कि देश की जो आंतरिक विसंगतियां हैं उन्हें भी, उन खामियों को भी और उनके समाधान को भी ढूंढने का प्रयास फिल्मों के माध्यम से किया जाए। तो इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है 1930 में बनी फिल्म देवदासी। देवदासी प्रथा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे समाज में एक कोढ़ की तरह व्याप्त रही है, और हालांकि सभी भारत के सभी हिस्सों में ये प्रथा नहीं रही है, मुख्य रूप से ये दक्षिण भारत में ही इसकी व्याप्ति रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रथा को जो जनता का एक तरह से एक बड़े तबके का समर्थन मिलता रहा, जिसकी वजह से ये प्रथा चलती रही, अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी पूर्ण रूपेण तो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। तो इस फिल्म के माध्यम से इस प्रथा की, इस कुरीति की, इस कुप्रथा की, इस कुरीति की कटु आलोचना की गई। तो ये बड़ी हिम्मत का काम था कि खुलकर धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ
फिल्म वाले आवाज़ उठाएं, क्योंकि अक्सर तो ये डर होता है लोगों में, फिल्म मेकर्स के सामने अक्सर ये डर होता है कि भाई प्रॉफिट ही सबसे बड़ा मूल्य है, तो ऐसी चीज़ें बनाओ चाहे वो जनता के लिए कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, उसका मनोरंजन हो और वो फिल्में देखने आए। तो इस डर के बावजूद उन्होंने अगर इस फिल्म में इस कुप्रथा की कड़ी आलोचना की, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे वो सुधारवादी आंदोलन की जो भावना थी वो काम कर रही थी, जिसके लिए जनता में जागरूकता पैदा करना ही सबसे बड़ा मूल्य था, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट कमाना सबसे बड़ा मूल्य नहीं था। इसी दौर में फिर 1935 में धर्मात्मा फिल्म बनी और अछूत कन्या फिल्म बनी 1936 में, और इन दोनों फिल्मों में ही अस्पृश्यता या छुआछूत की जो कुरीति है उस पर खुलकर हमला बोला गया था, कुठाराघात किया गया था। तो ये भी गांधी के सुधारवादी आंदोलन, अछूतोद्धार आंदोलन से प्रभावित थीम थी। फिर सुनहरा संसार एक फिल्म आई 1936 में। तो इस फिल्म में समाज में जो सामाजिक आर्थिक असमानता है उसके मुद्दे को उठाया गया कि किस तरह से समाज में एक तबका जो है वो सुपर रिच है और एक तबका जो है वो कितना गरीब है, और दोनों के बीच की जो खाई है वो कितना बढ़ते जा रही है, समाज में कितनी असमानता है, असंतोष है, और इस वर्ग वैषम्य को किस तरह से दूर किया जाए। तो ये फिल्म भी बड़ी महत्वपूर्ण थी, और इसका एक कारण यह भी था कि ये जो आर्थिक मुद्दे भी उठाए जा रहे थे, तो इसका कारण था कहीं ना कहीं इप्टा की भी स्थापना हो चुकी थी, तो उसका प्रभाव भी फिल्म मेकर्स पर पड़ रहा था, और वो आर्थिक मुद्दों को उठा रहे थे, खासकर कि वो मार्क्सवादी विचारधारा से भी कई उसमें से प्रभावित थे। तो इसका परिणाम था इस तरह की फिल्में। फिर देवदास फिल्म जब आई, देखने से तो यह सिर्फ एक प्रेम कहानी लगती है, प्रेम कथा लगती है, लेकिन बेहतर परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस फिल्म में जो तत्कालीन सामाजिक कुप्रथाएं थीं, जैसे कि तयशुदा थोपे गए तयशुदा जो विवाह होते थे, अरेंज मैरिज, अक्सर वो जो अनमेल होते थे जिसमें स्त्री की कोई मर्जी पूछी भी नहीं जाती थी, सिर्फ पारिवारिक सामाजिक मर्यादा की खातिर किसी भी उम्र के व्यक्ति से किसी भी स्त्री की शादी कर दी जाती थी। तो उन विवाहों का क्या परिणाम होता था, क्या होता है, या ये सामाजिक जो झूठी मान मर्यादाएं हैं इन्होंने कितने युवा हृदयों को तबाह किया, इन सभी मुद्दों को भी देवदास में उठाया गया है। ये फिल्म भी निश्चित रूप से समाज के बीच में एक बड़ा गहरा संदेश लेकर आती है कि किस तरह से झूठी मान मर्यादा को महत्व न देकर युवाओं को ये अधिकार देना चाहिए कि वे खुद अपने जीवन साथी चुन सकें, उन्हें अपना जीवन किस तरह से बिताना है, और विवाह थोपा नहीं जाना चाहिए। और 1937 में एक फिल्म आई दुनिया न माने। इस फिल्म को बनाने वाले थे वी शांताराम। वी शांताराम स्वाधीनता आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलनों से बड़े गहरे तक प्रभावित थे। राष्ट्रवादी फिल्म निर्माताओं की श्रेणी में अग्रणी थे वो, और इसीलिए उनकी जो फिल्म थी दुनिया न माने वो अपने समय से बड़े आगे की फिल्म थी, क्योंकि उसमें स्त्री मुक्ति के हमें एक तरह से पहली बार हमें स्त्री मुक्ति की थीम के पहली बार एक तरह से दर्शन होते हैं, क्योंकि इस फिल्म में अनमेल विवाह और उसके खिलाफ नायिका के, हीरोइन के प्रतिरोध को दर्ज किया गया। स्त्री जिसका जबरदस्ती विवाह, अनमेल विवाह कर दिया जाता है, वो उस विवाह के बंधन को ढोने से इनकार कर देती है और पति से अलग हो जाती है। तो जिस समाज में, जिस भारतीय समाज में स्त्रियों को ये शिक्षा दी जाती हो कि स्त्री की अर्थी ही ससुराल से उठनी चाहिए, वापस डोली गई है तो अर्थी ही वापस आनी चाहिए, कैसा भी ससुराल हो, कैसा भी परिवार हो, पति कैसा भी हो,
स्त्री को गुजारा करना ही चाहिए। उस समय के समाज में एक स्त्री खुलेआम अनमेल विवाह को नकार कर स्वतंत्र रहने का निर्णय लेती है, तो वाकई स्त्री मुक्ति की दिशा में ये बड़ी ही साहसिक फिल्म इसको कहा जा सकता है, और शांताराम जैसे लोग ही इस फिल्म को बना सकते थे। शांताराम ने ही एक दूसरी फिल्म बनाई 1939 में, आदमी। और इस फिल्म में शांताराम एक मासूम सरल रूप जीवा की कहानी को प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह से समाज उसे पाप के गर्त में धकेलता है और उसे अपनाने से इनकार कर देता है। उस स्त्री को एक कांस्टेबल उसके प्यार में पड़ जाता है और उसे विवाह करके उसे नर्क से निकालना चाहता है, लेकिन अंत में उसके इस प्रयास को भी सफलता नहीं मिलती। स्त्री को समाज बार बार बहिष्कृत करता है और बड़ी दुखद परिणति होती है। तो इस पूरी फिल्म के माध्यम से शांताराम ये प्रश्न उठाते हैं कि पापी कौन है वास्तव में, ये समाज या वो स्त्री? उस स्त्री की क्या गलती थी? तो पहली बार एक रूपजीवा को एक हाड़ मांस के प्राणी के रूप में उसकी संवेदनाओं को, उसके दुख को हमारे सामने लेकर शांताराम आए और पूरे समाज के सामने एक ज्वलंत प्रश्न छोड़ दिया कि भाई इस तरह की स्त्रियों की क्या गलती है, उन्हें किस बात की सज़ा मिलती है? पाप तो वे नहीं करती, पाप के गर्त में तो वो धकेली जाती हैं। यह फिल्म भी बड़ा अपने समय से आगे की फिल्म कही जा सकती है। फिर शांताराम के साथ ही और भी फिल्म निर्माता थे जो प्रमुख थे इस दौर के, जो स्वाधीनता आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलनों को ध्यान में रखकर फिल्में बना रहे थे। अष्टविनायक और सोहराब मोदी, महबूब खान इत्यादि प्रमुख हैं। और सोहराब मोदी ने पुकार, सिकंदर आदि फिल्में बनाई। इस दौर की जो फिल्में थी उनमें ज़्यादातर ये था कि वो धार्मिक, मिथकीय और सामाजिक कथानकों को सामने लेकर आ रही थी और उनके माध्यम से वे अपने युग को व्यक्त कर रही थी। 1937 में सोहराब मोदी ने आत्मतरंगा, 1938 में डाइवोर्स, जेलर और मीठा जहर जैसी फिल्में बनाई। फिर 1939 में सोहराब मोदी ने पुकार फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने जहांगीर की न्याय व्यवस्था को दर्शाया। जहांगीर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बड़ा न्यायप्रिय माना जाता था। तो जहांगीर के माध्यम से एक तरह से वो यह भी दिखाना चाहते थे कि अंग्रेजों की जो न्याय व्यवस्था है उसमें कितनी खामियां हैं। और 1941 में फिर सोहराब मोदी ने सिकंदर नामक फिल्म बनाई। तो ये जो फिल्म थी, इसमें सैनिकों के विद्रोह का एक दृश्य था और ये फिल्म ब्रिटिश हुकूमत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और ब्रिटिश राज को ये डर जरूर था कि कहीं उसके सैनिक भी विद्रोह न कर दें। तो यही कारण है कि इस फिल्म को सैनिक छावनियों में नहीं दिखाया गया। इसके बावजूद भी, तमाम प्रतिबंधों के बीच भी, भारतीय फिल्म निर्माता अपना रास्ता निकालते थे, तलाशते थे कि किस तरह से जनता के सामने वो स्वाधीनता का, सामाजिक सुधारों का संदेश पहुंचा सके। और देशभक्ति का जज्बा तो सभी भारतीयों में लगभग व्याप्त था ही। तो यही कारण है कि इस समय के लगभग सभी फिल्मी जो गीतकार हैं, सभी प्रमुख फिल्मी गीतकारों ने देशभक्ति के गीत लिखे, जो बड़ी जिसका प्रसार बड़ी जोर शोर से हुआ लोगों के बीच में। 1940 में बंधन फिल्म बनी थी और उसमें कवि प्रदीप का लिखा गीत चल चल रे नौजवान, तो ये बड़ा पॉपुलर हुआ लोगों के बीच में। सरकार ने इस फिल्म को, इस गीत को प्रतिबंधित कर दिया, परंतु सेंसर होने के बावजूद भी
नौजवानों के बीच इस गीत की लोकप्रियता कम नहीं हुई। और इसकी लोकप्रियता का आलम यह था कि महादेव भाई देसाई ने इस गीत की जो तुलना की वो उपनिषदों के मंत्र से की। फिर 1943 में ही कवि प्रदीप ने ही किस्मत फिल्म के लिए गीत लिखा, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो ब्रिटिश सरकार को भी ये गाना पसंद नहीं आया और काफ़ी समय तक फिल्म को प्रदर्शन से रोके रखा गया था और कवि प्रदीप को अंडरग्राउंड होना पड़ा था, भूमिगत होना पड़ा था कि कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। इसके बावजूद गाना बहुत पॉपुलर हुआ और साथ साथ जो पैरेलल जातिवाद और अछूतोद्धार वगैरह की जो मुद्दे थे उनको भी फिल्मों में प्रमुखता से उठाया जा रहा था। और इसके पीछे कहीं ना कहीं महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जो सुधारवादी आंदोलन है उनका प्रभाव इन फिल्मों के कथानकों पर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए गांधी जी द्वारा ही चलाया जा रहा था मद्य निषेध आंदोलन, जिसके प्रभाव में लोग पीना छोड़ दें, ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो ब्रांडी की बोतल ये फिल्म बनी 1939 में और इस पे हम निश्चित रूप से महात्मा गांधी का जो मद्य निषेध आंदोलन है उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसी प्रकार 1940 में एक फिल्म बनी थी अछूत। इस फिल्म में भी छुआछूत के मुद्दे को उठाया गया और इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस फिल्म के उद्घाटन के अवसर पर सरदार पटेल ने कहा कि अगर इस फिल्म के द्वारा देश में फैले अस्पृश्यता के अभिशाप को दूर करने में मदद मिले तो यह भारत के स्वराज प्राप्ति की दिशा में मददगार सिद्ध होगा, क्योंकि अस्पृश्यता जो है वो देश की स्वतंत्रता प्राप्ति की राह में एक प्रमुख रोड़ा है, एक प्रमुख बाधा है। तो पटेल ने भी उस समय भांप लिया था, सरदार पटेल ने भी, कि देश की जो आंतरिक समस्याएं हैं उनका निराकरण होना भी बड़ा ज़रूरी है, सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति ही पर्याप्त नहीं होगी। तो शोषण, अन्याय और दमन का जो तंत्र है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई गई अपना घर फिल्म में। यह फिल्म भी इस दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। और प्रभात फिल्म कंपनी द्वारा जो फिल्में बनाई गई, जैसे हम एक हैं 1946 में प्रदर्शित हुई, पड़ोसी 1941 में, इसमें भी सांप्रदायिकता के विरुद्ध प्रतिरोध का स्वर दर्ज किया गया था, क्योंकि देश में तब तक सांप्रदायिकता का विश्व वृक्ष भी फल फूल रहा था, जिसे राष्ट्र निर्माताओं ने या फिल्म हमारे फिल्म मेकर्स ने उन्होंने भी महसूस किया था कि समय रहते अगर सांप्रदायिकता के इस विश्व वृक्ष को हम अगर नहीं काटेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अभिशाप आने वाले समय के लिए और समाज के लिए होगा। इसकी परिणति ही हुई कि देश को विभाजन देखना पड़ा। तो इस फिल्मों में भी आपसी सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता की बातें की गई थी। फिर और सांप्रदायिकता के विरुद्ध प्रतिरोध का स्वर भी दर्ज किया गया था। फिर 1946 में एक फिल्म आई 40 करोड़। तो इस फिल्म में जो 40 करोड़ हिंदुस्तानी हैं उनकी स्वाधीनता के प्रश्न को उठाया गया कि उन 40 करोड़ हिंदुस्तानियों को किस तरह से स्वतंत्रता मिल सकती है और राष्ट्र के नव निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। इसके लिए देश में जो व्याप्त असामाजिक तत्व हैं और जो विशेषकर जो प्रमुख मुद्दे थे, जैसे कि तस्करी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त देशवासी हैं उनकी जो कुत्सित प्रवृत्तियां हैं उन पर भी कुठाराघात किया गया था। तो इस दृष्टि से ये जो फिल्म है ये
बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म रही। और एक दिलचस्प बात यह है, 1947 में एक फिल्म आई रंजीत टोन की, वो फिल्म थी छीन ले आज़ादी। तो दिलचस्प बात ये रही कि इस फिल्म के साथ ही, प्रदर्शित होने के साथ ही देश को स्वाधीनता भी मिल गई। ये एक संयोग कहा जा सकता है कि छीन ले आज़ादी, और सचमुच भारतीयों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी छीन ली। तो ये तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से फिल्मों का कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान रहा स्वाधीनता आंदोलन को गति देने में। लेकिन इसके साथ ही एक मुद्दा यह भी है कि सिनेमा की ताकत को जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो पूरी तरह से उससे परिचित नहीं था कि सिनेमा की क्या ताकत है। साहित्य को जिस तरह से रिकग्निशन मिला, उस तरह से सिनेमा को नहीं मिला था स्वाधीनता से पूर्व। लेकिन अंग्रेज जो हैं वो समझ रहे थे कि सिनेमा की क्या ताकत है, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके दौरान उन्होंने सिनेमा का जो इस्तेमाल है वो किया अपने पक्ष में, प्रोपेगेंडा के रूप में किया। तो अंग्रेज इसकी ताकत को समझ रहे थे, लेकिन अभी भारतीय नेतृत्व जो था वो शायद अभी तक इतना सिनेमा की ताकत को नहीं समझ पा रहा था जितना कि उन्हें समझना चाहिए था। तो एक तो ये हमारी सीमा थी कि सिनेमा को उस तरह से महत्व नहीं दिया जा रहा था जिस तरह से साहित्य को, जबकि सिनेमा में उस दौर की फिल्मों में हम देखें तो उन सभी मुद्दों को उठाया गया जिसे साहित्य में भी उठाया गया। अगर सामाजिक चेतना से लैस फिल्मों की बात करें तो जो पूरे फिल्म मेकर्स की जो उनका एक ग्रुप था, जैसे कि नितिन बोस, महबूब खान, सोहराब मोदी, मास्टर विनायक, वी शांताराम, चेतन आनंद, ख्वाजा अहमद अब्बास, इन सभी की फिल्मों को में हम देख सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय चेतना के स्वर को वो अभिव्यक्त करते हैं। और जो 20वीं सदी का जो तीसरा दशक था, जिसमें उस दौर की फिल्मों में जमींदार, किसान, साहूकार और गरीब जन तथा मिल मालिक और मज़दूरों के संबंधों का, शोषण के तरीक़ों का चित्रण हुआ, और ये साहस फिल्म मेकर्स ने दिखाया। जैसे कि वहाँ फिल्म में जिस तरह से दास्ता के खिलाफ प्रतिरोध व्यक्त किया गया, तो वो देश के जो युवा वर्ग है, निश्चित रूप से उसके हृदय की कसमसाहटों को उसमें व्यक्त किया गया। और इस दौर की ही एक फिल्म थी आज़ादी, जिसने देश के अंदर फैली गुलामी और दास्ता की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने का अभिप्राय छिपा था। इसी प्रकार 1934 में ही जो एक फिल्म बनी थी, श्री एम भवनानी ने जो प्रेमचंद की कहानी पर द मिल या मज़दूर इस नाम की फ़िल्म बनाई, और यह फिल्म मिल मज़दूर और मिल मालिक इनके आपसी संबंधों का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में खुलासा करती थी। और इस फिल्म का प्रभाव इतना रहा कि देश के कुछ हिस्सों में इसे बैन कर दिया गया। फिल्म को एक तरह से प्रगतिशील भी माना गया और मजदूर विरोधी भी माना गया, दोनों साइमल्टेनियसली, दोनों चीज़ें माने। लेकिन मिल मजदूरों पर इस फिल्म को देखकर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। कई जगहों पे उन्होंने हड़ताल कर दी थी इस फिल्म को, और इसी फिल्म को बलराज साहनी ने इसे उत्कृष्ट फिल्मों की श्रेणी में रखा था। तो ये चीज़ें चल रही थी देश में, और इसी समय विश्व की जो राजनीति है उस पर भी फिल्म निर्माता नज़र रखे हुए थे। और इसी दौर में
डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी फिल्म बनाई गई जो 1946 में प्रदर्शित हुई, और इस फिल्म को वी शांताराम ने बनाया था। फिल्म को काफ़ी सपोर्ट मिला, फिल्म को कांग्रेस का सपोर्ट मिला, फिल्म को कम्युनिस्टों का सपोर्ट मिला, अंग्रेज़ों का भी सपोर्ट मिला, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से शांताराम दरअसल यह बताना चाहते थे कि जो राष्ट्र दूसरे देश की राष्ट्रीयताओं का हर स्तर पर समर्थन कर रहा है, वह स्वयं कितना प्रतिबद्ध है अपनी आज़ादी के लड़ाई के प्रति। मतलब वो देश का जो स्वाधीनता आंदोलन है उसमें जो भारतीयों की उसके प्रति जो लगाव है उसको भी व्यक्त कर रहे थे। तो इसके पहले शांताराम ने जब महात्मा फिल्म बनाई थी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत एकनाथ के जीवन पर, तो ब्रिटिश सेंसर ने इसका नाम बदलने के लिए उन्हें बाध्य किया था, क्योंकि जो फिल्म का जो केंद्रीय पात्र है, सेंट्रल कैरेक्टर जो था, उसकी जो गतिविधियां थी वो महात्मा गांधी से काफ़ी कुछ मिलती जुलती सी लगती थी। तो यही कारण है कि उन्हें फिल्म को बदलकर धर्मात्मा के नाम से रिलीज करना पड़ा। तो एक दौर तो ये था कि गांधी के सपोर्ट में, सुधारवादी आंदोलन के सपोर्ट में, स्वाधीनता आंदोलन के लक्ष्य को सामने रखकर फिल्में बनाई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि फिल्म मेकर सिर्फ सभी मुद्दों पर बिल्कुल आंख मूंदे हुए थे या बिल्कुल गांधी के सपोर्ट में, कांग्रेस के सपोर्ट में ही थे। कई मुद्दों पर जहां उनकी असहमतियां होती थी राष्ट्रीय नेतृत्व से, उन मुद्दों पर वो क्रिटिकल भी हो जाते थे। ऐसा नहीं था कि वो आंखें बंद करके सिर्फ तारीफ ही करते जाते थे। उदाहरण के लिए जब चौरी चौरा कांड जो हुआ और गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो देश भर में गांधी जी की तीव्र आलोचना हो रही थी और कई लोगों ने उन्हें माना कि उनकी समझौता परस्त नीतियां हैं, और देश के कई बुद्धिजीवी उनके कटु आलोचक बन गए थे। तो ऐसे बुद्धिजीवी जो उस समय सिनेमा में कार्यरत थे, उन लोगों ने भी गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना की, जैसे कि पीके अत्रे और मास्टर विनायक। इन दोनों ने फिल्में बनाई, ब्रह्मचारी, विस्की की बोतल और धर्मवीर, और इन फिल्मों के माध्यम से वो गांधी जी की कार्यविधि का, उनकी कार्यक्रमों की वो तीव्र आलोचना करने से बाज नहीं आए। तो ऐसा नहीं था कि फिल्म मेकर्स वो अलूफ नहीं थे, वो सभी मुद्दों से बिल्कुल खुद को जोड़े रखे थे, और जहां ज़रूरत पड़ती थी राष्ट्रीय नेतृत्व की कटु आलोचना करने से भी वो झिझकते नहीं थे। ये बड़ी प्रमुख बात है। जिस तरह से प्रेमचंद ने कहा है कि साहित्य को राजनीति के आगे मशाल लेकर चलने वाली शक्ति माना है, तो देखा जाए तो उस दौर का भारतीय हिंदी सिनेमा भी वही काम कर रहा था। ये अलग बात है कि सिनेमा को वो प्रतिष्ठा हासिल नहीं हुई थी जो साहित्य को हासिल हुई। जो आज भी थोड़ा एक फ़र्क तो हो ही जाता है साहित्य और सिनेमा में, तो उस गैप को फिल करने की ज़रूरत है। ऐतिहासिक पात्रों की जब बात होती है तो हम देखते हैं कि सोहराब मोदी ने जो भी जहांगीर, पोरस, ये सब की जीवन पे जो फिल्में बनाई, तो उसका मुख्य, सिकंदर आदि को, तो उसका मुख्य मकसद यही था कि इतिहास के माध्यम से, इतिहास में हम तभी जाते हैं जब हमें वर्तमान की समस्याओं का समाधान खोजना होता है, अपनी प्रेरणा ढूंढनी होती है। तो सोहराब मोदी ये सब ऐसा नहीं कि पुनरुत्थानवादी थे, उनका मकसद ये था कि हम अपने अतीत के गौरव को याद करें और उस गौरव को याद करते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से खुद को जोड़ें, उसमें अपना योगदान दें। यही कारण है साहित्य में अगर हम देखते हैं कि प्रसाद ने जो इतने ऐतिहासिक नाटक लिखे और जो ये ऐतिहासिक फिल्में बन रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावनाओं को जनता के मस्तिष्क में तीव्र करने के लिए बन रही थी। ये कोई ऐसा नहीं था कि वो पुनरुत्थानवादी थे, पीछे चलने वाले थे, ऐसी बातें नहीं थी। और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि इप्टा का गठन हो चुका तो निश्चित रूप से जो समाजवादी जो मूल्य हैं वो भी फिल्म मेकर्स के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो गए थे, और इसलिए सर्वहारा की विजय और पूंजीवाद की जो पराजय है, इसका सिद्धांत सिनेमा पर भी दिखाई पड़ने लगा था। उदाहरण के लिए 1942 में महबूब खान ने रोटी फिल्म बनाई, तो इस फिल्म में रोटी नाम से ही पता चलता है कि ये क्या ध्वनित करता है।
तो इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने श्रम पर केंद्रित समाज का एक चित्र हमारे सामने रखा और पूंजी पर जो केंद्रित समाज है उसकी निस्सारता को व्यक्त किया। तो ये भी फिल्म इस दौर की बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म थी। ठीक इसी प्रकार 1945 में विमल राय की फिल्म बनी हमराही, और इसमें भी सर्वहारा, पूंजीपति, मजदूर, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की, समाजवाद और पूंजीवाद के जो बीच की जो समस्याएं हैं उनका एक बौद्धिक हल देने का प्रयास किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो गीत है जन गण मन अधिनायक जय हे, वो इस फिल्म में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। और 47 में जो स्वतंत्रता के पश्चात यही फिल्म गाना था जो भारत का राष्ट्रगीत बना, राष्ट्रगान बना। और ख्वाजा अहमद अब्बास ने इप्टा के बैनर के तले उन्होंने फिल्म बनाई धरती के लाल, और चेतन आनंद ने नीचा नगर बनाई। तो ये दोनों फिल्में जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हुई। धरती के लाल में तो बंगाल का जो भीषण अकाल था फेमस, उसकी पृष्ठभूमि को रखकर और उससे जो उत्पन्न परिस्थितियां थीं उन्होंने मानवीय मूल्यों को किस तरह से प्रभावित किया, उनके अधःपतन के लिए जिम्मेदार बनी, उन सब कारणों पर उन्होंने करारा व्यंग किया। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो स्वतंत्रता पूर्व का जो एक दौर रहा है, उस दौर में मूक फिल्मों से लेकर सवाक फिल्मों तक फिल्म निर्माता जो हैं वो लगातार राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से खुद की फिल्मों को जोड़े हुए थे। और इसीलिए इन फिल्मों का देश के स्वाधीनता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। और इस विषय पर अभी और भी खोजबीन की ज़रूरत है, क्योंकि इस मुद्दे पर अभी भी पर्याप्त काम नहीं हुआ है। जिस तरह से हम साहित्य के रोल को, भूमिका को रेखांकित करते हैं, उसी तरह से हिंदी सिनेमा के भी रोल को, भूमिका को हमें सामने लेकर आना चाहिए। इस पर और ज़्यादा काम होनी चाहिए। जितना मुझे थोड़ी बहुत मेरी समझ थी उसको मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। आप सभी को फिर से धन्यवाद। नमस्कार।